हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है सीलवती की कथा। नदी के किनारे बसे किसी नगर में एक वाणिज्य कुटुंब निवास करता था। उस परिवार में 4 जन थे। ससुर, सास और पुत्र, पुत्रवधू। पुत्र का नाम था अजीत सेन और बहू का नाम था शीलवती। अजीत सेन व्यापार के सिलसिले में प्रायः बाहर जाता आता था और सीलवती घर पर सास ससुर की सेवा में रहती हुई अपना नाम चरितार्थ करती थी। एक दिन शीलवती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर घर से बाहर गई और बहुत देर तक वापस लौटी। उसके ससुर को जब इस बात का पता चला तो उसे अपनी पुत्रवधू शीलवती के चरित्र पर शंका हुई। उसने विचार किया कि पुत्र आजकल बाहर गया हुआ है और बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा पवित्र कुल कलंकित हो जाएगा। अतः दुष्चरित्र बहू को घर में रखना कठिन ठीक है नहीं है। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में परामर्श किया और उसकी सहमति पाकर बहू को रथ में बैठाकर स्वयं हाँकते हुए उसे नहर पहुंचाने चल पड़े। मार्ग में एक छोटी नदी आई। ससुर ने पुत्रवधू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार करो। किंतु शीलवती ने जूते नहीं उतारे और पहने ही नदी पार कर गई। ससुर ने विचार किया कि यह दुष्चरित्र होने के साथ साथ अविनीत भी है। आगे चलने पर मार्ग के किनारे एक बड़ा खेत मिला जिसमें खूब फली हुई मूंग की फसल लहलहा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, देखो यह खेत कितना अच्छा फला है। खेत का मालिक इससे खूब मुनाफा कमाएगा। शीलवती ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवरों से खाया ना जाए तो। ससुर को बहू की बात अटपटी लगी। कैसी बेतुकी बातें करती हैं, मालिक रखवाली तो करता ही होगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। कुछ दूर रास्ता तय करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे। वहां के लोगों को आनंद मगन देखकर ससुर के मुंह से निकला, देखो यह नगर कितना सुंदर है। शीलवती ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, परंतु यदि इसे उजाड़ा ना जाए तो। ससुर अपनी बहू की बकवास से मन ही मन कुपित हुआ। कुछ दूर आगे चलने पर एक कुलपुत्र दिखाई पड़ा। ससुर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह तो बहुत शूरवीर लगता है। शीलवती तत्काल बोल पड़ी, यदि कहीं पिटा न जाए तो। कुछ दूर आगे चलने पर ससुर रथ रोककर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया। शीलवती बरगद से दूर हटकर जा बैठी। ससुर सोचने लगा कि यह हमेशा उल्टा ही व्यवहार करती है। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात वे आगे बढ़े तो शीलवती का ननिहाल आया। उस गांव में प्रवेश करते ही बीच रास्ते में शीलवती का मामा मिल गया। वह शीलवती को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों को आदरपूर्वक अपने घर ले गया। माँ भोजन करने के पश्चात शीलवती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर शीलवती भी घर के अंदर नहीं गई, अपितु रथ की छाया में ही बैठ गई। इसी समय घर के बगल में उगे बबूल के पेड़ पर बैठकर एक कौवा काऊ काऊ करने लगा। लगातार काऊ काऊ की आवाज़ सुनकर शीलवती कहने लगी, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर कार्य करने से तो मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बोली के अर्थ के अनुसार कार्य करके एक नई आफत मोल ले लूं। कल आधी रात के समय गीदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी के किनारे गई और वहां जल में उतराए मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर घर ले आई। उसके दंड स्वरूप मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे कौए, अब तू कह रहा है कि इस बबूल के पेड़ की जड़ के पास बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, तो क्या इसे निकाल कर फिर एक नई विपत्ति मोल लूं? शीलवती का ससुर इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और जाकर बबूल की जड़ के पास खोदकर सारा सोना ले आया तथा बहू की बड़ाई करने लगा। वह उसे रथ में बैठाकर वापस घर की ओर ले चला। मार्ग में उसने बहू से पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शीलवती ने उत्तर दिया कि वृक्ष के जड़ में सर्प का भय रहता है और ऊपर से चिड़ियां भी बीट करती हैं, इसीलिए दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। फिर कुलपुत्र के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वास्तविक शूर वही होता है जो कि पहले प्रहार करता है और वह प्रहार खाली नहीं जाता। इसी प्रकार उसने नगर के संबंध में बताया कि जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते उसे वस्तुतः नगर नहीं कहा जाता। नदी पार करने के संबंध में उसने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है और पैनी में कंकड़ पत्थर तथा कांटे होते हैं जो नंगे पाँव में चुभ सकते हैं। अतः जूता पहनकर पार करने में ही सुरक्षा है, इसीलिए मैंने जूते नहीं उतारे। शीलवती को बुद्धिमता से उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसमें उसे आदर्श गृहिणी के सभी गुण प्रकट दिखाई दिए। उसने शीलवती की प्रशंसा करते हुए उसे घर की मालकिन बना दिया। तो दोस्तों,
आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।